उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने मोमेंटम से कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था और मोमेंटम हमने डिफाइन किया था। आज फिर से मोमेंटम लिख दिया हूं क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, मोमेंटम का जरूरत है, एक्सेलरेशन का जरूरत है और बहुत सारा मतलब कि वेलोसिटी भी आएगा, डिस्टेंस भी आएगा, टाइम वीटी ग्राफ भी आएगा, बहुत सारा आएगा, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में आएंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे और अगला आज का सेशन जो है इसको कंटिन्यू करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो चलिए, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, ये मतलब कि क्या डिफाइन करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time of a body is directly proportional to applied force and takes place in the direction in which the force acted or force acts. क्या बोल रहा है? the rate of change of momentum with respect to time is the rate of change of momentum with respect to time is directly proportional to the force act on the body. The force act on that body is in the direction in which the force acted. यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मींस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बोला ना आपको, तो क्या हो जाएगा ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जो है ये क्या हो गया? ये डिफाइन करता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी को अगर कंसीडर करें क्या कि F इक्वल टू let F be force acting on body and acting on body with initial velocity u and final velocity v with time interval with time taken with time t, then we can write क्या लिख सकते हैं हम? अगर केस दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं क्या? F is directly proportional to m and force with यहाँ पे एक और चीज छूट गया, बॉडी with acting on body with momentum with momentum, मास भी हो जाएगा ना, हाँ, विथ मास m एंड ये विथ हटा देता है, एंड इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो इसमें क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, मींस अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम का वैसे डेफिनेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास यहाँ पे m हमने कंसीडर कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी u कंसीडर कर लिया एंड फाइनल वेलोसिटी v कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? m इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, mv माइनस
mu डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम t। क्लियर? अब इसको अगर हम चाहें तो यहां से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को अगर हमने कॉमन ले लिया v माइनस u कर दिया और डिवाइडेड बाई t कर दिया, तो यहां से कुछ दिख रहा है हमारे को। क्या दिख रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इन दोनों को कंसीडर करें तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इस टोटल को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो m इंटू ए हो जाएगा। और यही तो है क्या है, वहां पे क्या होता था, मोमेंटम इजकल टू p इजकल टू क्या होता था, m भी होता था। और यहाँ पे f इजकल टू क्या होता है, ma। एंड इसको डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल जो है इसको रिमूव करने के लिए एक k ये कांस्टेंट यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू k m a, वेयर k क्या है, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट है। और k का SI यूनिट में क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। k इक्वल टू 1, देन f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, f इक्वल टू क्या होता है, ma। और इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f इज डिवाइडेड बाई m। और हाँ, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f डिवाइडेड बाई m। अगर हम किसी भी बॉडी का मास, अगर यहां से हम क्या बोल सकते हैं, a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं क्या, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड a इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर हम m को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, a घटेगा। अगर m को डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होगा, f इंक्रीज, a इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड फॉर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो तो डिक्रीज होगा ही, वो इंक्रीज होगा ही। यहाँ तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर से बताऊंगा। f को m से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर m को बढ़ाएंगे f क्या होगा, और डिक्रीज होगा। और वही तो इक्वल है, किसके इक्वल है, a के। तो यहां पे क्या होगा, m को बढ़ाएंगे तो a डिक्रीज करेगा, m को घटाएंगे तो a इंक्रीज करेगा, या a को बढ़ाएंगे, a को अगर बढ़ाएंगे तो m डिक्रीज करेगा, a को डिक्रीज करेंगे तो m इंक्रीज करेगा। चलिए, ये रहा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इस पे हमने क्या किया, एक एक चीज डिस्कस किया। अगर कहीं भी परेशानी हो कुछ भी तो आप बता सकते हैं। और अगला जो है इसका एसआई यूनिट, अब हम फोर्स का एसआई यूनिट हम लिखने जा रहे हैं, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला जो है टॉपिक कवर कर लूं। अब फोर्स जो है F इक्वल टू क्या है, m। एसआई यूनिट इसका देखेंगे क्या है, फोर्स का क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, वेयर m का एसआई यूनिट क्या होता है, मास का kg होता है, kg इनटू, ये वाला इनटू लिख दो ना, 11th में देखेंगे, ये वाला इनटू हटा देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। यही न्यूटन को फोर्स का यूनिट माना गया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन। और F का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, या उसको बोल देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर आता है तो उसको न्यूटन हम बोल देंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोग बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अधिक से अधिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको और आपके जितने भी नोन्स हैं उनको भी इस सेशन से बेनिफिट मिले। अब चलिए क्या है सेकंड में, क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूजेस कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये हमारा थर्ड वन जो है। अब जैसे मान लो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ अप्लाई होता है, आप लोग देखे होंगे क्रिकेट जैसे क्रिकेट होता है, वैसे तो मैं शुरू में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, क्रिकेट में मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन वहां पे सबसे अच्छा एग्जांपल दिख रहा है मेरे को। जब क्रिकेट प्लेयर जो होते हैं, बॉलर बॉल फेंक लेते हैं, बैट्समैन उसको हिट कर देता है, और फील्डर जो होते हैं, जो फील्ड में जो रहते हैं, उसको जब कैच करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, कैच करने गए तो अगर मान लो कि यहाँ पे हाथ बॉल आया, यहीं पे रुक दिए, तो उनका हाथ पे क्या होगा, इंजुरी हो जाएगा, उनका हाथ में चोट लग जाएगा और बॉल छूट जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे बॉल आएगा उसको अपने उसी के डायरेक्शन में कुछ दूर तक क्या करते हैं, मूवमेंट, अपने हाथ को मूवमेंट देते हैं, ताकि क्या है उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाए, कुछ टाइम इंटरवल पे उसका मोमेंटम रिड्यूस हो जाए। नहीं तो वो बहुत हाई स्पीड से आ रहा है और वहीं पे जाके हम रेजिस्टेंस बन जाएं तो क्या होगा, दोनों कोलिजन होगा, और कोलिजन होने का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यही होगा कि इंजुरी हो सकता है, हेवी इंजुरी हो सकता है। तो इसलिए वहां पे क्या करते हैं, उसका साथ में कुछ देर तक मूवमेंट करते हैं, ताकि उसका टाइम जो है थोड़ा अधिक हो जाए और मोमेंटम जो है रिड्यूस हो जाए। जैसे ही टाइम बढ़ेगा मोमेंटम रिड्यूस होगा और धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं। सेम वैसे ही कार को भी स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, वहां पे आजकल सीट बेल्ट, मतलब कि आजकल क्या बहुत दिन से सीट बेल्ट यूज किया जाता है। अगर एक ब्रेक मारा गया तो वहां पे क्या होता है कि बॉडी जो है ना फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब कि आपका बॉडी जो है मोशन में है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक ब्रेक मारोगे तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, सीट बेल्ट लगा होता है ताकि झुके और फिर अपने आप इनिशियल पोजीशन पे आ जाएं। तो यही सब एग्जांपल है, यही सब एप्लीकेशन है बैट्समैन का, क्रिकेट बॉल का, वॉलीबॉल का, इन सब का है। तो चलिए अभी जो है मैं एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे एक मैं प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और उसके बाद में अगला सेशन जो होगा उसमें टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं, ये इस सेशन में एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। क्या बोल रहा है, व्हाट वुड what force would be needed to produce an acceleration एक्सीलरेशन ऑफ कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। क्लियर, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बोला जाएगा व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। उसका बॉल का मास कितना है, 6 kg है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा लिख देंगे। गिवन डेटा क्या क्या गिवन डेटा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मास m इज इक्वल टू कितना दिया है, m इक्वल टू कितना दिया है, 6 kg दिया है,
एंड फोर्स, फोर्स F इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट, लिख देंगे क्या, वी नो दैट क्या है, F इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू M इंटू ए, M इंटू ए, M इंटू ए होता है। तो यहाँ पे M कितना दिया है, M दिया है 6 kg, कितना दिया है 6 kg, इंटू ए कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को तो बोल देते हैं क्या 24 न्यूटन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, बहुत इजी होते हैं प्रॉब्लम, वैसे तो कोई अधिक मतलब कि टफ नहीं होते हैं जो भी इनका न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ और अधिक से अधिक आनंद लीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि आपको भविष्य में या कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो इस सेशन से आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट लगे कि ये सेशन जो है बेनिफिशियल है आपके लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा, आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा कि नहीं लाइक करो ही, सब्सक्राइब करो ही, शेयर करो ही, नहीं। अगर इस सेशन से आपको बेनिफिट हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आपका जो है गोल, आपका एम अचीव होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।